हेलो एवरीवन, अगर आप सी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सी टेट एग्ज़ाम में पैटर्न चेंज हुआ है और बदले हुए पैटर्न में तार्किक प्रश्न, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं उनसे बहुत से कॉन्सेप्ट आप बहुत आसानी के साथ समझने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत आसान भाषा में बहुत कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहला प्रश्न आपके सामने है और ऐसे ही प्रश्न लंबे चौड़े स्टेटमेंट वाले प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं सी टेट के, इसलिए ध्यान से देखिएगा। एक बच्चा अतीत अतीत यानी कि पास्ट की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सीखने का सादृश्य नियम, सादृश्यता का नियम। अब सीखने का सादृश्यता का नियम क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ आप समझिएगा ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आंसर कर पाएँ। एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है जो कि क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है, विद्यालय जा रहा है और रास्ते में एक डॉग, एक कुत्ता उसके सामने आता है और उस पर भौंकता है, उसको काटने की कोशिश करता है बच्चे को। बच्चा क्या करता है, तुरंत नीचे पड़ा एक पत्थर उठा के उसके तरफ उसको डराने की कोशिश करता है कुत्ते को, और कुत्ता वहाँ से डर के भाग जाता है। फिर फ्यूचर में, ठीक है, इससे मिलता जुलता घटना अगर फ्यूचर में कभी बच्चे के साथ होगा तो वह पुराना जो उसके साथ या कुत्ते वाली घटना घटी थी, इसको क्या करेगा, इस परिस्थिति को याद करेगा और उसके समान ही अनुक्रिया करेगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं सीखने का सादृश्य नियम। यहाँ पे बच्चा पहली बार जब यह परिस्थिति उसके सामने आई तो उसने क्या सीखा कि अगर पत्थर उठाकर कुत्ते को ऐसे डराते हैं तो कुत्ते भाग जाते हैं, काटते नहीं हैं। ठीक है, तो फिर फ्यूचर में, यहाँ वर्तमान समय में उसने ये चीज़ सीख लिया। ठीक, फ्यूचर में जब कभी प्रेजेंट टाइम में कभी उसके साथ घटना घटेगा तो वह सेम चीज़ को याद करके वैसा ही अनुक्रिया करेगा। ठीक, तो इसी को सीखने का सादृश्य नियम कहते हैं। आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। और सीखने का प्रभाव का नियम हो गया, तत्परता का नियम हो गया, ये सभी क्या है, प्रभाव जब किसी भी चीज़ पर, ठीक है, बच्चे पर किसी भी चीज़ का जब प्रभाव पड़ता है तब बच्चा बेहतर ढंग से किसी चीज़ को सीखता है। ठीक है, और तत्परता का नियम क्या कहता है कि बच्चा जब तत्पर होगा किसी चीज़ को सीखने के लिए तब बेहतर अधिगम होगा, बेहतर तरीके से वह सीखेगा। सादृश्य का नियम आप समझ ही चुके हैं क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले हैं इस बार। और जब भी क्वेश्चन में 5वीं कक्षा के बच्चे की बात हो, तीसरी कक्षा के बच्चे की बात हो, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो 5वीं कक्षा का बच्चा होगा कितने साल का होगा, 10 से 12 साल का होगा मैक्सिमम। ठीक है, इसी के बीच होगा, यानी कि 10 साल के आसपास होगा उसका उम्र 5वीं कक्षा का। तो आपको तुरंत 10 से 12 साल के बच्चे को ध्यान में रखकर आंसर करना है। जब भी 5वीं कक्षा का बात हो, तीसरी कक्षा का बात हो, तो उस उम्र के बच्चे को ही आपको ध्यान में रखकर आंसर करना है, तभी सही आंसर आप फटाक से दे पाएंगे। यह जो प्रश्न है, एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, दृष्टिबाधित बच्चा, ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार के विकलांगता या स्पेशल बच्चा या किसी भी प्रकार का अधिगम अक्षमता वाले बच्चे के बारे में पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, या समावेशी जो टॉपिक है समावेशी शिक्षा, उस टॉपिक से यह प्रश्न पूछा जा रहा है। और समावेशी शिक्षा क्या कहता है, समावेशी शिक्षा ये कहता है कि सामान्य बच्चों के साथ विशेष बच्चों को सामान्य रूप से शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। समावेशी बच्चे की बात हो रही है, समावेशी कक्षा की बात हो रही है, ठीक है, विशेष बच्चे की बात हो रही है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को या के माता पिता और मित्रों द्वारा उसके दैनिक कार्यों को करने में सहायता करनी चाहिए। हाँ, करनी तो चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन होल्ड करते हैं। दूसरा है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी यानी कि जो सुनने वाला, ठीक है, सीडी हो, उसके माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये भी ठीक है, होल्ड करते हैं। सी ऑप्शन है, दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। या डी, के साथ निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया समावेशी शिक्षा से यह प्रश्न है, और समावेशी शिक्षा में क्या बताया गया है कि समान रूप से, समान तरीके से, ठीक है, विशेष शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए आपको समावेशी कक्षा में बच्चों को पढ़ाना है। जो स्पेशल बच्चे होते हैं, स्पेशल बच्चे यानी कि जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, या किसी भी प्रकार का विकलांगता है, तो उनको सामान्य रूप का ही, सामान्य व्यवहार ही उनके साथ करना है। उनको यह नहीं दिखाना है आपको कि तुम बेचारे हो। ठीक,
तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी यानी कि सुनने वाले सीडी, क्योंकि दृष्टिबाधित है देख नहीं सकता, तो सुनने वाले सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। और CTET में एक चीज़ और है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मतलब जब भी आपको प्रश्न, कोई भी प्रश्न है, आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सबसे पहले ऑप्शन में सकारात्मक नकारात्मक वर्ड ढूंढेंगे आप। अगर इससे काम बन गया तो फिर सही आंसर आप टिक कर देंगे। इससे भी काम नहीं बना तो जो सबसे लंबा चौड़ा आंसर होता है वही 80-90% सही होता है। CTET में आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा, जो सबसे लंबा चौड़ा आंसर होता है वही अक्सर सही होता है। या उस कंडीशन में काम नहीं करेगा, आपको आंसर आ रहा है तो जब आंसर ना आए, आपको तुक्का मारना हो आखिरी में, तब ये काम करिएगा। जो सबसे लंबा चौड़ा आंसर हो वही सही मानिएगा। ना पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड ढूंढिएगा, वो नहीं सही हुआ तो फिर ए वाला ट्रिक लगाइएगा। ठीक है, ये उस सिचुएशन में है जब आपको आंसर ना आता हो। अगला प्रश्न आपके सामने है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, किस तरीके से सीखना समृद्ध हो सकता है? पहला ऑप्शन है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, बिल्कुल सही है, इसको होल्ड करते हैं। दूसरा है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, ये भी ठीक है। सी ऑप्शन है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, ठीक है, ये भी ठीक है। चौथा है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, ठीक है। तो NCF 2005 से क्वेश्चन है। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि अगर NCF 2005 आप पढ़े होंगे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन आने का क्या मतलब हुआ कि जिसमें लिखा हो कि NCF 2005 के अनुसार, ठीक है, ये लिखा होगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। और ये जो यहाँ पे आपको 8वां क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, यह हो गया NCF से इनडायरेक्ट क्वेश्चन। NCF 2005 में बताया गया है कि बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़कर आपको शिक्षा देना है, पहला पॉइंट। दूसरा, शिक्षक क्या है? एक सुगम करता है। शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सुगम करता की, ठीक है, सहायक की, कि बच्चों को चीज़ों को आप मतलब उनका सहायता करेंगे सीखने में, ना कि सारी चीज़ें आप ही सिखाएंगे। बच्चे खुद सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि CTET में 80-90% चांस होता है सबसे बड़े ऑप्शन के सही होने का, तो यहाँ पे भी सबसे बड़ा ऑप्शन यही है, डी वाला। इस तरीके से भी सही हुआ और बाकी NCF से जो चीज़ें हैं वो भी सही हैं। चारों ऑप्शन में सबसे बेहतरीन क्या था? डी वाला, यही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। एग्जाम दीजिएगा, यह वीडियो बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? निम्नलिखित ऑप्शन में से शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण कौन सा ऑप्शन करता है? पहला ऑप्शन देखते हैं, सृजनात्मकता समझते हैं ना आप, कि बच्चे सृजनशील हों, कुछ करके स्वयं सीखें, उसी को कहते हैं सृजनात्मकता। पहला ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं को, यानी कि अंतर्निहित प्रतिभा, जो उनके अंदर प्रतिभा है उसका पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्ध के लक्ष्यों पर बल देना चाहिए, बिल्कुल गलत। बी ऑप्शन यही कट गया, नकारात्मक है। प्रारंभ से ही, जैसे आपने 3 इडियट मूवी देखा होगा, बच्चा पैदा नहीं हुआ कि डॉक्टर बनेगा इंजीनियर बनेगा, वहाँ पे वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है। बच्चे में जो अंतर्निहित प्रतिभाएं हैं उसके आधार पर उसको आगे बढ़ाना है, न कि पैदा होते ही ये डिसाइड कर देना है कि वह क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा इंजीनियर बनेगा, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ठीक, कट गया। सी ऑप्शन, परीक्षा में अच्छे अंक पाने के विद्यार्थियों को कोचिंग करना चाहिए, बिल्कुल गलत। कोचिंग करना नकारात्मक टैग वर्ड है, ध्यान रखिएगा, कोचिंग करना एक नकारात्मक टैग वर्ड है। डी ऑप्शन, अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, ठीक है, अच्छा शिक्षा के लिए व्यावसायिक मूल्यों के लिए, सिर्फ व्यावसायिक मूल्यों के लिए पढ़ाना, बिल्कुल गलत है। यानी कि जब भी किसी ऑप्शन से आपको ये पता चलेगा कि किसी एक क्षेत्र पर ध्यान दिया जा रहा है तो ऑप्शन कभी सही नहीं होगा। लेकिन पहले ऑप्शन में क्या है? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्निहित प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, कि उनमें जो अंतर्निहित क्षमताएं हैं उसको आप आगे बढ़ाएंगे। चलिए, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक एक क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं। इसका रिजल्ट आपको तब दिखेगा जब आप CTET एग्जाम देने बैठेंगे, ठीक है।
विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं का, ठीक है, समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। महंगा, सस्ता, ये सब नकारात्मक टैग वर्ड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है? सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। तो सरल, कठिन, महंगा, सस्ता, ये सब क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड है, ऑप्शन यही कट हो जाएंगे। यहाँ पे रोचक है ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सरल जो आ गया ये नकारात्मक टैग वर्ड है, कट जाएगा। किसी भी ऑप्शन में एक भी नेगेटिव टैग वर्ड आएगा वह ऑप्शन किसी भी हाल में सही नहीं हो सकता। पहला कट गया, दूसरा कट गया, तीसरा ऑप्शन है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। ठीक है, कहानी कथन पद्धति प्राथमिक कक्षाओं के लिए उतना ज़्यादा उपयोगी नहीं होता। डी ऑप्शन है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। बिल्कुल सही, क्षमता के अनुरूप, बच्चों के क्षमता के अनुरूप, न कि सरल, कठिन, महंगा, सस्ता, उनके क्षमता अनुरूप शिक्षण विधियों का प्रयोग करना बिल्कुल सही ऑप्शन है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? कि उनके क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। किसको, इन चार ऑप्शन में से किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाना चाहिए या माना जाता है? तो कक्षा में अधिकतम उपस्थिति जो है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर बच्चा डेली स्कूल आता है और सीखता कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसमें सीखने का इंटरेस्ट ही नहीं है, रुचि ही नहीं है, वह मोटिवेटेड ही नहीं है सीखने के प्रति, तो उसका डेली स्कूल आना व्यर्थ हो जाएगा। डी ऑप्शन कट गया। कक्षा में एकदम खामोशी, तो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली इस समय चल रही है, उसमें क्या है, बच्चे अधिक से अधिक कक्षा में बात करें, अपने अनुभव शेयर करें, तो इसमें खामोशी नहीं होनी चाहिए क्लास में, ये भी कट गया। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ठीक है, यही सही ऑप्शन होगा। क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ कि अभिप्रेरित शिक्षण का बात हो रहा है, कि ऐसा शिक्षण, ऐसी टीचिंग जिससे बच्चे अभिप्रेरित हो जाएं, मोटिवेटेड हो जाएं। और जब बच्चे मोटिवेटेड होते हैं किसी भी चीज़ को पढ़ाने के बाद, तो क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न कौन पूछता है? जो मोटिवेटेड होता है, जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा, मोटिवेशन ही नहीं होगा सीखने के लिए, वह क्या प्रश्न पूछेगा? प्रश्न पूछेगा ही नहीं। तो ऐसा शिक्षण, ऐसी टीचिंग जो मोटिवेशन पैदा कर दे, अभिप्रेरित कर दे, तो क्या होगा उसके फलस्वरूप? बच्चे प्रश्न पूछेंगे आपसे, ठीक है, प्रश्न पूछेंगे, उसके बारे में और जानना चाहेंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन का क्या महत्व है, या मोटिवेशन क्या काम करता है सीखने में? तो पहला ऑप्शन है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करता है। बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाता है। सी है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है। या डी है शिक्षार्थियों के स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो ये जो मोटिवेशन है इसका काम क्या है? आप सी चैट की तैयारी, यूपी चैट की तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको इसका मोटिवेशन मिला हुआ है अंदर से। ये मोटिवेशन है कि ये क्वालिफाई करने के बाद शिक्षक भर्ती में बैठेंगे, उसके बाद जॉब लग जाएगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा लाइफ स्टाइल होगा, ज़िंदगी बदल जाएगी। तो आप मोटिवेटेड है ना ये चीज़ सोच के, तभी तो आप सी चैट की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ वीडियो देख रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, अलग अलग चैनल से तैयारी कर रहे हैं। तो अभिप्रेरणा का क्या काम होता है? रुचि पैदा करना, ठीक है। विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि पैदा होता है अभिप्रेरणा से, मोटिवेशन से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि मोटिवेशन का काम क्या होता है? इंटरेस्ट पैदा करना। आप देखते होंगे कई मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं हमारे, संदीप माहेश्वरी, बहुत सारे लोग हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, किसी भी सेमिनार में जाते हैं, कोई भी सेमिनार होता है स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी जाते हैं, तो क्या करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। ऐसा मोटिवेट कर देते हैं कि उनका उस कार्य को करने में इंटरेस्ट पैदा हो जाता है और उस काम को बेहतर ढंग से करने लगते हैं। तो मोटिवेशन इंटरेस्ट पैदा करता है। और जो अलग अलग वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कई बार, ठीक है, कि मैंने सी टेट क्वालिफाई किया, यूपी टेट क्वालिफाई किया, KBS, DSSB, यूपी सुपर टेट, सब क्वालिफाई किया, एक एक साथ दो ज्वाइनिंग लेटर हाथ में थे। ये सब बताने का मकसद क्या होता है? मोटिवेट करना। आप मोटिवेट होंगे तभी पढ़ने में मन लगेगा, ठीक है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या, शब्दावली,
शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या ये जो है ये शब्दावली किसकी ओर संकेत करता है? शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या सिलेबस जो होता है वह किसकी ओर संकेत करता है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लेकिन आगे के ऑप्शन हम देख लेते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया, पाठचर्या में सिर्फ मूल्यांकन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, पाठचर्या में सिर्फ पाठ्य सामग्री नहीं होती। डी है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, ये भी गलत है। ठीक है, बी सी डी गलत है, पहला वाला सही है। पहले वाले ऑप्शन में बाकी के सभी ऑप्शन समाहित हैं, यानी कि ये जो सभी हैं डी सी बी ये सब पहले वाले ऑप्शन में मिल जाएंगे आपको। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं वही पाठचर्या कहलाती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, देखिएगा। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में जो शिक्षण की पद्धति है खेल पद्धति, जिसका मतलब कह सकते हैं कि जन्मदाता है फ्रोबेल, ठीक है, यह मूल रूप से आधारित है। पहला, शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर। बी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। या सी है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। या डी है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक, खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। खेल पद्धति से बच्चों का क्या होता है? वृद्धि और विकास होता है, मनोवैज्ञानिक भी विकास होता है, शारीरिक भी विकास होता है, हर प्रकार का विकास होता है खेल पद्धति द्वारा। अगला देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कैसी? विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा, विशेष विद्यालय में, विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, या अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कैसे? अन्य सामान्य बच्चों के साथ, ध्यान रखिएगा। यही समावेशी शिक्षा होती है। हमारे सिलेबस में सीटेट में समावेशी शिक्षा है ना, और समावेशी शिक्षा क्या कहती है? समावेशी शिक्षा कहती है कि सामान्य बच्चों के साथ सामान्य रूप से, ठीक है, उपयुक्त शिक्षण पद्धति द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाए, विशेष बच्चों को भी, जो बोल सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? जो हमारा नोट्स है सीटेट का, उसमें कंप्लीट या निदानात्मक परीक्षण या मैथ पेडागोजी के हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से आसान भाषा में एक्सप्लेन किए गए हैं। वो नोट्स आप ले सकते हैं पीडीएफ के रूप में 7905352723 इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके। फीस 250 है, जो कि बहुत ही कम रखी गई है, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स। इसके अलावा अगर एक हफ्ता भी ये नोट्स आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके मिल जाएगा आपको। एक हफ्ता भी अगर पढ़ लेंगे तो सीटेट में आसानी से 115-20 नंबर आपके आ जाएंगे। बहुत ही सेलेक्टेड नोट्स है, 5 सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अभिभावकों को प्रतिपुष्ट फीडबैक देना, या प्रगति पत्रक को भरना। तो ध्यान दीजिएगा, जो निदानात्मक परीक्षण होता है वह बच्चे जो भी सीखे हैं, ठीक है, बच्चे जो भी सीख रहे हैं विद्यालय में, उन सीखने में क्या कमियां रह गई हैं, यानी कि समझ में, उनके समझ में जो निहित रिक्तियां हैं, ठीक है, उसको जाना जाता है, उसको समझा जाता है, ठीक है, और उसको क्या किया जाता है? फुलफिल किया जाता है, भरा जाता है। यानी कि निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क करने का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का प्रतिपालन या पालन नहीं करता है। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 क्या मानता है? गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित होता है। इसमें से कौन सा सही नहीं है वही आपको बताना है। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, तो निर्धारित सूत्र बताना बिल्कुल गलत है, नेगेटिव टैग वर्ड है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, सिर्फ लिखने का तरीका सिखाना,
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। सी ऑप्शन है कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास या उसे पढ़ाने की विधि। सॉरी, देखिए यहाँ पे मैं भी एक गलती कर रहा था आपको पढ़ाते समय। मैं यहाँ पे कौन सा सही है वो बताने जा रहा था आपको, जबकि यहाँ पे क्या है, कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। इस बार तो मतलब आपको कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना है, ठीक है। आपके पास कोई क्वेश्चन पेपर नहीं होगा कि वहाँ पे आप अंडरलाइन कर पाएँ, लेकिन आप जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपको रफ करने के लिए, या जो भी वहाँ पे अगर किसी भी तरह से आपको जो भी चीज़ें मिलती हैं, तो आपको ये चीज़ वहाँ पे नोट कर लेना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, या ये ध्यान में ही, दिमाग में ही ये चीज़ बिठा लेना है कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या नहीं है ये बताना है, या क्या सही है ये बताना है। तो क्या यहाँ पे सही नहीं है वो बताना है, तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यहाँ पे निर्धारित सूत्र इसमें है, यही नेगेटिव टैग वर्ड वाला है कि आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, ये सही नहीं है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा है कौन सा नहीं है। चलिए, तो कौन सा नहीं है इसको हमेशा ध्यान रखना है आपको, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस बार सीटेट में। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों की शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई, ठीक है। भ्रमण सॉरी, भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं होंगी, ठीक है। भ्रमण के दौरान बच्चों से क्या अपेक्षाएं होंगी, क्या इच्छा रखेंगे बच्चों से आप भ्रमण पे ले जाने के बाद। पहला ऑप्शन है चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। सिर्फ अवलोकन करना सही नहीं है, प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है प्राथमिक कक्षाओं के लिए, पहला ऑप्शन कट गया। बी, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, सिर्फ आनंद उठाने के लिए कोई भी भ्रमण या कोई भी विद्यालय का कार्य नहीं होता। सी ऑप्शन है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए, ठीक है। डी ऑप्शन देखते हैं, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए। बिल्कुल गलत। जब वहाँ पर आपका शिक्षक मौजूद है, आपके साथी मौजूद है, क्लासमेट मौजूद है, तो बच्चों को क्या करना चाहिए, ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, जो भी क्वेश्चन हो या जो भी पॉइंट्स हो उसको नोट करना चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ उसको बांटना चाहिए अवलोकन को, ठीक है। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद यूपी टेट के भी क्लास मिलेंगे, सुपर टेट शिक्षक भर्तियों के क्लास आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।